जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। मेरे भाई, आप एनडीए 1 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप मैथ्स में बिल्कुल मतलब थोड़े कमजोर हैं, है ना। और आपको इस बात की समस्या सताए जा रही है, इस बात का डर सताया जा रहा है कि सर अगर मैथमेटिक्स क्लियर नहीं हुआ तो मेरे तो पेपर रह जाएगा। मेरा तो ख्वाब है नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने का। मेरे भाई, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रैटेजी कि आप किस तरीके से बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल पे पहुंच सकते हैं मैथमेटिक्स में, अगर आप एनडीए 1 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। हाँ, मैं बहुत स्टार्टिंग में ये क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि जरूर नहीं है कि जो मैं चीज बोलूंगा आपको एज इट इज वही फॉलो करना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसमें नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं। मैं बस आपको एक रोड मैप सा देने का प्रयास करूंगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको अपने प्रिपरेशन को लेकर के आगे बढ़ना है ना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और फटाफट से रिचुअल जरूर पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे और फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए बाबू, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें एनडीए में इंपॉर्टेंस की, तो आपको पता ही है कि टोटल क्वेश्चन जो होता है वो 120 होता है, टोटल मार्क्स जो होता है वो 300 होता है। ये टाइम 2 आवर्स नहीं होता, ये 2.5 आवर्स लिखा। अब मैंने यहाँ पे 2 आवर्स क्यों लिखा? आप लोग सर मास्टर ने गलती कर दी। नहीं, 2 आवर्स लिखने के पीछे मकसद क्या है बाबू? देखो, समस्या ये होती है ना कि जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में बैठे होते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको अटेंडेंस मार्क करना होता है, आपको ओएमआर फील करना होता है, आपके पास मल्टीपल अलग अलग तरह के वो फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये मान रहा हूं कि आपके पास केवल 2 घंटे ही हैं सवालों को सॉल्व वगैरह करने के लिए। ठीक है, सवालों को सॉल्व वगैरह करने के लिए केवल इतना ही टाइम है, इसलिए मैं आधे घंटे को काउंट ही नहीं करता हूं, ताकि स्टार्टिंग से आपके दिमाग में 2 घंटे ही लेकर के आप चलें अपनी तैयारी के लिए, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो 2 घंटे का ही समय लेकर के चलेंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें सेक्शन, आपको ऑलरेडी पता ही है कि अलजेब्रा के एक पार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, कैलकुलस होता है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हटा भी सकते हो। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी अलग से एक सेक्शन होता है। पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो क्राइटेरिया रहता है वो 25% तो लेके आना ही होता है ना। कई बारी जब हमारा पेपर अगर बहुत ज्यादा टफ आ जाता है, वैसी परिस्थिति में 20% भी मिनिमम कट ऑफ कर दिया जाता है यूपीएससी की तरफ से। बट जनरली हम 25% ही लेकर के चलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर केवल 25% ही लाए, नहीं नहीं नहीं, इतना कम से कम आपको लेके आना है एग्जाम पास करने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ओवरऑल कट ऑफ अगर 330 नंबर गई है, आप 400 नंबर लेकर के आ रहे हो, लेकिन मैथ्स में आपके 60 नंबर हैं, तो उस चक्कर में आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए 25% इज द मिनिमम क्राइटेरिया जो आपको लेके आना ही आना है, आप कैसे भी करें। अब अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें जीरो टू हीरो के लिए, तो सबको पता ही है कि जितनी ऊंची इमारत आपको लेकर के जानी है, उसका नींव, उसका बेस उतना ही मजबूत करना पड़ता है। जब आप प्रिपरेशन फील्ड में आ रहे हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करिए, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए। अब बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एनसीईआरटी से अच्छी किताब नहीं मिलेगी। अब एनडीए 1 2026 के लिए जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास अच्छा खासा टाइम पीरियड भी है। ऐसे केस में आप कर सकते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, लंबा टाइम पीरियड है ना। तो एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th की किताबों को तो जरूर सॉल्व करिएगा। इसके अलावा अगर आपका मैथ्स और वीक है और कमजोर हैं आप, तो आप 9th 10th के भी कुछ पोर्शंस को, कुछ चैप्टर्स को जो रिलेटेड है एनडीए के सिलेबस से, उसको आप वहां पे कवर कर सकते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में पढ़ी है, तो 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री पहले सॉल्व कर लीजिएगा 11 12 इन सब की ट्रिग्नोमेट्री को, या एनडीए के ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने से पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपने पहले पढ़ा है, अलजेब्रा के वो फॉर्मूलाज आपने पहले पढ़े हैं, है ना। तो उन फॉर्मूलाज को पहले आप रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उन पे बेस्ड कुछ सवाल स्टार्ट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, तब आप इसमें जाइएगा। नहीं तो क्या होगा कि आपको ये भी चीज टफ लगेगी, जिसको मैं बेसिक बोल रहा हूं आपको ये भी टफ लगेगी, और फिर आपको तो एनडीए तो ऑब्वियसली टफ लगेगा। तो जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, पहले उनको जरूरत पड़े तो 9 10th की भी किताबों को सॉल्व कर लीजिए। एनसीईआरटी इज द की। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके अलावा एनसीईआरटी में बार बार उस किताब का नाम लेता हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा, उसके सवाल कई बार एनडीए के पेपर में विद सेम वैल्यू आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स अगर आपका यहां से स्ट्रांग हो गया है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है बाबू कि आप उसमें केवल एक दिन पढ़ के छोड़ नहीं सकते, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर रोज कुछ सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। यहां पे मैंने 1 to 2 आवर लिखा, ये ऐसे लिख दिया, समझ लीजिए, इससे कुछ खास मतलब है नहीं। आप मैथमेटिक्स में घंटे मत काउंट कीजिएगा, मैथमेटिक्स में आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टारगेट लेकर के चलिएगा। स्टार्टिंग में मान लीजिए, और टारगेट स्टार्टिंग में ना ऐसा रखिएगा जिसे आप अचीव कर सके। मान लो कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो,
जो भी चैप्टर पढ़, मान लो कि आप पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं उन पे बेस्ड आप, अगर आपकी कैपेबिलिटी 20 क्वेश्चन की है तो 20 क्वेश्चन की ही टारगेट लेकर के चले आप, ताकि 20 क्वेश्चन जब आप लगा ले दिन के तो अंदर से एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, आपको गिल्ट ट्रिप पे ना जाना पड़े। कई बार क्या होता है कि हम टारगेट रखते हैं 50 क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि वो 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहा है, 50 क्वेश्चन का आप टारगेट लेके चल रहे हो, उसका लेवल अलग है, वो तो 50 क्वेश्चन लगा के बैठ गया। आप 20 क्वेश्चन लगाओगे और 30 क्वेश्चन को लेकर के गिल्ट में पड़े रहोगे, यार 50 क्वेश्चन नहीं हुआ, 50 क्वेश्चन नहीं हुआ, 50। इसलिए मैं बोल रहा हूं जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन में जा रहे हो तो टारगेट आप ऐसा रखोगे आप अचीव कर पाओ, और विद टाइम उस टारगेट को बढ़ाते जाना। ये नहीं कि 20 ही सवाल अगर है तो 20 को ही लेके बैठे रहेंगे, नहीं। स्टार्टिंग में छोटा टारगेट, फिर धीरे बड़ा उसको बढ़ाते जाएंगे। आज 20 सवाल है, फिर कुछ टाइम बाद उसको 30 करेंगे, फिर कुछ टाइम बाद 40 करेंगे, फिर कुछ टाइम 50 करेंगे। अब वो सवाल बढ़ाने भी कैसे हैं तो वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपने ऐसे 20 करके कोई किसी एक चैप्टर को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, कंप्लीटली लगा लिया, ठीक है। अब इसमें कुछ सवालों ने आपको दिक्कत दी होगी ना, उन सवालों को आप मार्किंग करते जाइएगा। जिस सवाल में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, जो आपने टीचर से पूछा, किसी सीनियर से पूछा, गूगल से देखा, कहीं से देखा, उन सवालों पे मार्क करते जाइएगा। और अब आप आ जाएंगे, ये एक चैप्टर हो गया, दूसरे चैप्टर में आप आ गए, ये 20 का आपका जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। अब इसमें आप क्या करेंगे कि 20 तो आप इसके लगा रहे हैं, आप यहां से 10 सवाल उठा लेंगे, यहां से 10 सवाल उठा लेंगे। तो क्या हुआ, जहां 20 सवाल लगाते थे अब आप 30 सवाल लगा रहे हैं, 20 नए और 10 पुराने रिवीजन के लिए, जिन सवालों ने आपको दिक्कत दी थी। इससे क्या होगा कि आपका प्रीवियस चैप्टर भी कॉन्टिन्यूअसली रिवाइज होता रहेगा। कई बार ये बच्चों को समस्या आती है कि सर हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, पुराना भूलते जा रहे हैं, क्योंकि आप पुराना रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप 20 इसके लगा रहे हैं, 10 पुराने वाले के भी लगा लो ना, 5 ही लगा लो ना, 25 तक तो बढ़े। फिर उसके बाद आपने ऐसे ऐसे करके ये दोनों चैप्टर खत्म कर लिया, अब तीसरे चैप्टर पे आए, मान लीजिए आप 20 का ही लेकर के चल रहे हैं, 20 ऐसे लेकर के चल रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, रिवाइज के लिए 10 आपने यहां से उठाए, फिर दूसरे दिन 10 आपने यहां से उठाए, तो ऐसे करके क्या होगा कि 30 फिर आगे जाएंगे तो 40 50 60 ऐसे करके आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन डेली का बढ़ता जाएगा। उसमें आप कुछ नए चैप्टर के भी सवाल लगा रहे हैं और पुराने चैप्टर के रिवीजन भी कर रहे हैं, तो रिवीजन का भाई आपको समस्या नहीं रहेगी आगे जाकर के, ठीक है। ये सारी चीजें अगर ध्यान में आ गई हैं आपको, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान बहुत ज्यादा दीजिएगा। ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मूला रट के चले गए, है ना। केवल फॉर्मूला रटने से हो जाता तो मैं या कोई भी पढ़ाता क्यों, केवल हम फॉर्मूला शीट पकड़ा देते कि ये लो रट लो चले जाओ, नहीं होता ना ऐसा। उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना अच्छे से सीखना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से। पहले आप ये सवाल करिए, जब मैं एनसीईआरटी बोल रहा हूं तो इसलिए बोल रहा हूं कि पहले अपना एकदम सिंपल फॉर्मूला पुटिंग वाले सवाल भी वहां आपको देखने मिलेंगे, फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स भी सवाल मिलेंगे। फॉर्मूला सेम लग रहा है लेकिन किसी और तरीके से पहले वहां पर पहुंचना पड़ेगा, है ना। तो पहले आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करना सीखिएगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। अब आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में जब आते हैं तो आपको यहां पे कुछ शॉर्टकट्स भी सीखने जरूरी हैं। वैदिक मैथमेटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग, जो ऑब्वियसली अगर आप ना भी ध्यान दें तो कोई दिक्कत नहीं। वैदिक मैथमेटिक्स सीखने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है और कुछ नहीं। अगर वो आप ना भी करें तो इतना तो जरूर कीजिएगा कि फॉर्मूलाज के ट्रिक्स जरूर याद करें, कुछ शॉर्टकट्स जरूर पढ़ें आप, क्योंकि कॉम्पिटिटिव फील्ड में जब आप आते हैं तो आपके पास टाइम कम रहता है, सवाल ज्यादा रहते हैं। वैसी परिस्थिति में आपको शॉर्टकट सीखने पड़ेंगे। जैसे जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं शौर्य बैचेस में या कहीं भी, उनको हमारे यहां मिलता है आरआर मेथड, उनको हमारे यहां मिलता है बाबू आरआर मेथड, जो कई सारे सवालों को बड़ी आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर देता है ना। हर सवाल के लिए आरआर मेथड नहीं होता है, बट बहुत से सवालों के लिए होता है, तो आरआर मेथड आपकी मदद करता है। ऐसे शॉर्टकट्स आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद रेगुलर रिवीजन, जो चीज मैंने यहां बताई थी कि केवल नई चीज आपको नहीं पढ़नी है, आपको पुरानी चीजें भी पढ़नी है ना। और पुरानी चीजें कैसे पढ़ेंगे रेगुलरिटी के साथ, 20 सवाल इसके 10 सवाल पुराने, 20 सवाल इसके 10 सवाल पुराने। इस तरीके से आप अपनी चीजों को एक प्रारूप दे सकते हैं, इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल स्लो 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 चलते रहेंगे, कॉम्पिटिटिव फील्ड है। उसके अलावा बाबू 5 साल क्या, आप यहां पे 10 साल लिखो। मैं तो बोल रहा हूं 10 साल के प्रीवियस ईयर एनडीए के पेपर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपको पेपर वाइज सॉल्व नहीं करना है, आप इसे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, तो सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर वाइज और उसमें भी टॉपिक वाइज सवालों को सॉल्व करिए। जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे उठा के लगा लिए, ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाते रहे, तो आपको इतना पता रहे कि एनडीए का लेवल कहां पे और आप क्या पढ़ रहे हैं। एनडीए के लेवल के आप ऊपर चल रहे हैं, परफेक्टली फाइन। अगर एनडीए के सवालों को देखोगे तभी तो पता चलेगा ना कि लेवल क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसा मैंने बोला कि इजी क्वेश्चन पे फोकस जरूर कीजिएगा,
इजी क्वेश्चन पे फोकस जरूर कीजिएगा ताकि आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। जो मैं बोल रहा था एनसीईआरटी लगाने के लिए, फॉर्मूला पुटिंग वाले सवालों को लगाने के लिए, वो इसीलिए बोल रहा था ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, आप ये समझ सके हाँ मेरे से सवाल तो हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूं तो वो पढ़ना वर्थ इट है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक्स जैसा मैंने बोला, उसके अलावा कैलकुलेशन को फास्ट करने का तरीका है कि बहुत सारे स्क्वायर्स, क्यूब्स, क्यूब रूट्स, ये सारी चीजें याद कर करके फैक्टराइजेशन के मेथड को सीखते रहिए। परसेंटेज वगैरह की चीजों को, जैसे परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में इजिली कन्वर्ट किया जाता है वो आपको पता रहना चाहिए। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ 33 1/3%, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसको सीधे 1/3 लिख सकते हैं, है ना। कहीं अगर लिखा हुआ है 20%, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसको सीधे 1/5 लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में ये चीजें बड़ी हेल्प करती हैं, प्रोबेबिलिटी में ये चीज बड़ी हेल्प करती है। तो इसलिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, कुछ चीजें आप याद रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन इजी होगा। ठीक है, डेली 20 से 30 क्वेश्चन, इतना तो मिनिमम है, इतना तो करना पड़ेगा। अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बढ़ा दीजिएगा। जब एक लेवल तक आप पहुंच गए, मान लीजिए कि आपका सिलेबस अगर 70-75% खत्म हो गया, 100% की बात नहीं कर रहा मैं, बोल रहा हूं अगर आपका सिलेबस 70-75% भी कवर हो गया है, तब आप एनडीए के फुल मॉक देना स्टार्ट कर देंगे। ये नहीं इंतजार करेंगे कि जब सिलेबस कंप्लीट खत्म होगा तभी मॉक टेस्ट देंगे। बहुत से मेरे स्टूडेंट है जो एकेडमी जा चुके हैं या इस बार रिकमेंड हुए हैं, तो उनका सेम चीज था कि भैया जैसा आपने बोला था कि 70-75% से मॉक देने का, हमने वो किया। 30-30 मॉक लगाए हैं बच्चों ने, 30 मॉक एक बच्चे ने। 30 मॉक का मतलब समझ रहे कितने क्वेश्चन उसके रेडी हो गए, 3600 क्वेश्चन। वो चीज मैटर करती है ना, बहुत मैटर करती है अगर टाइम पे आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते तो, है ना। मॉक टेस्ट केवल देने से काम नहीं चलेगा, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत ध्यान से। एनालिसिस में जितना टाइम दोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। ये मत सोचना, मेरे पास ये भी मैसेज आते हैं भैया एनालिसिस में 2.5 घंटे लग रहा है, मैं बोलता हूं 3 घंटे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हो आपको पता चलता है कि आपका कौन सा एरिया वीक है, आपके मिस्टेक्स कहां कहां हो रहे हैं। जब तक आप गलतियों को देखोगे नहीं तो गलतियों से सीखोगे कैसे। तो पहले गलतियों को देखना जरूरी है, उसके ऊपर तभी जाकर के आप काम कर पाएंगे, है ना। तो एनालिसिस बहुत अच्छे से कीजिएगा, मिस्टेक्स और वीक एरियाज पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू। मेंटेन अ फॉर्मूला नोटबुक। अब ये बहुत बच्चे ना, आजकल चीजें ऐसी हो गई हैं बाबू की हर बच्चा ना स्पून फीडिंग पे ध्यान दे रहा है। बाबू अगर फौज की तैयारी करो तो स्पून फीडिंग छोड़ना पड़ेगा, मैं बहुत क्लियर कट बता रहा हूं। हमने भी तैयारी करी है, बहुत टाइम से तैयारी करवा भी रहे हैं। आपके पास खुद का फॉर्मूला नोटबुक होना चाहिए, फॉर्मूला शीट खुद का बनाइए। जब आप हाथ से बना के पढ़ते हैं ना तो चीजें ज्यादा आसान रहती है, क्योंकि आप अलग तरीके से कुछ ना कुछ उसमें लिखोगे तो आपके जहन में बात आएगी अच्छे से, जब आप उसको समझ पाओगे। शॉर्टकट फॉर्मूला शीट, एक शीट में सारे चैप्टर ऐसे करके कंबाइन करके लिखोगे तो आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो फॉर्मूला बुक, फॉर्मूला नोटबुक जरूर बना के रखें। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक पे फोकस करें। अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक पे फोकस करने का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि हम कैलकुलेशन करते हैं, हमारा कैलकुलेशन बड़ा हेक्टिक सा है। मान लीजिए कि ऐसा कुछ हमारे पास आ गया, कोई हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं और ऐसा आ गया 32148 गुना 456। अब कैलकुलेट ऑब्वियसली आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपके पास ऐसे करके ABCD ऐसे करके ऑप्शन भी है। अब जब कैलकुलेट करोगे तो ये तो पता है ना कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 8 6 48, यानी कि यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। आपकी किस्मत अच्छी है कि इन चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट पे 8 है। तो क्या आप पूरा कैलकुलेट करने जाओगे? इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो बाबू यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप क्या करोगे कि यूनिट डिजिट को पकड़ा, ये क्लियर है कि यूनिट डिजिट पे अगर 8 आ रहा है, ऑप्शन में केवल एक ही ऐसा है, तो हम उसको ही आंसर मार्क करेंगे और वही आंसर होगा 110%। तो अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक पे आप जरा फोकस कीजिएगा। ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये सारी वैल्यूज याद करके रखिए, क्योंकि कई जगह यूज होता है। जनरल जो वैल्यूज होती है वो 0, 30, 45, 60, 90 वो तो याद होती है। मैं बात कर रहा हूं 15, 22.5, है ना, इन सब चीजों का 75, 36, 18, तो ये सारी वैल्यूज याद करके रखिए, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प रहने वाला। डायग्राम बनाकर अगर आप पढ़ते हैं ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट को तो और आसान रहता है, ये समझ में आती है। जैसे फंक्शन पढ़ते हैं तो फंक्शन में एनडीए के लेवल पर डायग्राम को उतना यूज नहीं होता, बट स्टिल समझने के लिए कई बार डायग्राम आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, रिवीजन प्लान भी थोड़ा सा बता दूं। रिवीजन के लिए तो खैर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आप साथ साथ करते चल तो ज्यादा बेहतर है। अब साथ साथ अगर आप नहीं कर रहे हैं, या साथ साथ मान लो कि आप कर भी रहे हो, 10-10 सवाल लगा रहे हो, फिर भी एक बार क्या करोगे कि वीक में ना एक दिन किसी दिन बैठो जिस दिन आपको रिवीजन ही करना, जो भी चीजें आपने अब तक पढ़ी है उसके नोट्स बस पढ़ लो। क्या करना है, बस नोट्स पढ़ना है और हर चैप्टर से 10-10 ऐसा करके सवाल लगा लिया, आपका रिवाइज हो गया। मंथली जब आप वो 70-75% का सिलेबस खत्म कर चुके हैं तो कम से कम मंथली तो यहां 2 से 3 अगर लिखा हुआ तो आप कम से कम 4, 5, 6 ऐसे भी लगा सकते हैं आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। दिस इज मिनिमम, दिस इज बेयर मिनिमम, आपको इतना करना ही है, 2 से 3 फुल मॉक टेस्ट उस समय।
है ना। और अभी जैसे सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो हाफ टेस्ट भी होते हैं। जैसे आपने अगर 50% सिलेबस खत्म कर दिया तो आपको हाफ टेस्ट भी मिलते हैं। आप हाफ टेस्ट लगाइए जहां पे उन्हीं चैप्टर के सवाल रहेंगे जो आपने पढ़े हैं, वो लगाइए, ताकि आपको मॉक टेस्ट का एक आइडिया मिलता रहे, एक टाइम का अंदाजा मिलता रहे कि कितना टाइम किस तरीके के सवाल में देना है, मुझे किस तरीके के सवाल को देखना ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। रिकॉल आप जितनी अच्छी से करोगे, टाइम टाइम पे जितने अच्छे से उसको रिपीट करते रहोगे, दैट विल लीड यू टू सक्सेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बात का ध्यान रखेंगे। मोटिवेशन की जरूरत है लिटरली? बताओ, इसका जवाब मैं तुमसे चाहता हूं। मोटिवेशन की जरूरत है तुम्हें? बाबू, जिस दिन तुम फौज में जाने का सोच लेते हो, तुम्हें उस दिन खुद से ही इनर मोटिवेशन आ जाना चाहिए कि कुछ भी हो, रुकना थकना नहीं है ना, हारना नहीं है, लड़ते रहना लड़ते रहना लड़ते रहना, जब तक हम अपने टारगेट को अचीव ना कर लें। ठीक है, 0 टू हीरो तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलर रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो। एक दिन पढ़ के 3 दिन नहीं पढ़ने से नहीं होगा, हर रोज कम कम पढ़ना ही पड़ेगा, हर रोज पढ़ना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी इज द की, इस बात का ध्यान रखें। मोटिवेशन आपका कुछ भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपका ख्वाब, सर्विंग टू नेशन, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। वो मोटिवेशन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, वो आपको इनर मोटिवेशन देगा। आउटर मोटिवेशन में आज मोटिवेट करके चला जाऊंगा या कोई भी मोटिवेट करके चला जाएगा, अच्छी अच्छी बातें करके चला जाएगा, आपको कुछ टाइम के लिए पंप अप फील होगा, फिर खत्म हो जाएंगी चीजें। जब आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं रहोगे कि मुझे यही करना है, तब तक आप वो नहीं कर पाओगे। तो पहले इंटरनल मोटिवेशन लगाओ, अपना रीजन ढूंढो कि क्यों आपको जाना है। अच्छा, अब इस प्रिपरेशन फेज में आप एक चीज जिसको आप बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर देते हो मेरे भाई, वो है आपका हेल्थ। हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि एट द एंड जब आपको फौज में जाना है, जब आपको फौज में जाना है मेरे भाई, वहां पे आपका फिट होना बहुत जरूरी है। तो अपने हेल्थ पे ध्यान देते रहेंगे, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं ये बहुत जरूरी है, कितना आप सो रहे हैं ये बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, और सब कुछ मैनेजेबल है, मैं सच बता रहा हूं, सब कुछ मैनेजेबल अगर आप करना चाहें तो, अगर आप करना चाहें तो सब मैनेजेबल है। अच्छा, ये एक टेक्निक है जो बहुत हेल्प करती है बहुत बच्चों को, रिवार्ड योरसेल्फ ऑन माइलस्टोन। जैसे आपको मान लो कि आइसक्रीम खाना पसंद है, लेट्स से आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, किसी को चॉकलेट खाना पसंद होगा, तो आप ना खुद को टारगेट दीजिए कि मैंने ना, जब ये 2 चैप्टर मैं जब रिवाइज कर लूंगा या कर लूंगी, जब पढ़ लूंगा अच्छे से, तब मैं वो वाली आइसक्रीम खाऊंगा, या तभी मैं वो वाली आइसक्रीम खाऊंगा, तभी मैं वो वाला चॉकलेट खाऊंगा। ये चीज हमने भी अपने टाइम करी है अपने प्रिपरेशन के दौरान, और ये बहुत हेल्पफुल होती है। आप जो चीज आपको पसंद है, आप उसके लिए तो कुछ भी करोगे ना। बस वही चीज है कि यार दिस इज माई रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन, यू नो। रिवॉर्ड से कई बार मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप कंपटीशन खेलते हो स्कूल में, रेस कर रहे हो, तो रेस में दिखता है ना, जीतूंगा तो मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, तो अब जी जान लगा के भागते हो, अरे गोल्ड मेडल मिलेगा गोल्ड मेडल मिलेगा। अब ऐसा नहीं कुछ मिलेगा या नहीं, बस भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा तो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा ना वहां पे। तो रिवॉर्ड योरसेल्फ, ऐसी छोटी छोटी चीजों से रिवॉर्ड योरसेल्फ। ठीक है, टूल रिसोर्सेज ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो, ऑफलाइन मॉक टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला शीट, शॉर्टकट चीट शीट्स, ये सब बता चुका हूं कि ये आपको करना पड़ेगा, ये चीज बहुत हेल्पफुल है। एनसीईआरटी की 11 12 की मैथ्स की इंपॉर्टेंस बता चुका हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा बाबू। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस दिन आपके पास ये वीडियो पहुंची है, उसी दिन से आपको लग जाना है। ये नहीं कि अच्छा आज तैयारी के लिए एक बना लेते हैं खाका, कल से बैठेंगे तैयारी करने, बिल्कुल नहीं। स्टार्ट टुडे नॉट टुमारो। टुमारो कभी आया है क्या? कल कभी आया है क्या? है ना, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, इतने में पेपर आ जाता है। तो कल तो कभी नहीं आया। जिस दिन आपने, जब आपके पास ये वीडियो पहुंची, उसी दिन से आपको अपनी तैयारियों में लग जाना है, जी जान लगा के अपने सपनों के लिए, अपने अपनों के लिए खुद को झोंक दीजिए बाबू। आपका ये 6 महीने का मेहनत आपको कितना आगे ले जाएगा आपको नहीं पता। आपके परिवार की मतलब एक दशा और दिशा दोनों बदल सकती है चीज। बी दैट पर्सन इन योर ब्लड लाइन, है ना। वीकली प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहिएगा कि आपने क्या पढ़ा है, क्या इंप्रूव करा है, और कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कई बार आप ट्रैक नहीं करते हो, ऐसी अंधों की तरह भाग रहे हो, तो नहीं होता है। ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई है, आप एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप अगर ना भी फॉलो करो, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप कर लीजिएगा। ठीक है, बट उसमें कुछ कोर चीजें जरूर होनी चाहिए कि बेसिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक्स कहां से स्ट्रांग करना है, रिवाइज किस तरीके से करना, और रिवीजन जरूरी है। जरूरत पड़ने पर आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस
कर लीजिएगा। ड्रीम बिग जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, वर्क हार्ड जो आप नहीं कर रहे हो, स्कोर हाई जो कि पॉसिबल वर्क हार्ड से है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हार्ड वर्क पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। स्मार्ट वर्क ठीक है, स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। नाउअडेज कॉम्पिटिटिव फील्ड में स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट कोई अगर ये बोल दे केवल स्मार्ट वर्क से हम हार्ड वर्क को रिप्लेस कर दे तो नहीं हो सकता। आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को साइमल्टेनियसली लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। आप केवल हार्ड वर्क से भी नहीं आगे बढ़ सकते और केवल स्मार्ट वर्क से भी नहीं आगे बढ़ सकते। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को जो साइमल्टेनियसली लेकर के चलेगा वही आज के कॉम्पिटिटिव फील्ड में सर्वाइव कर पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सपने आपने बड़े देख लिए हैं, अब उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। फ्लाई हाई लाइक एन ऑफिसर, ट्रेन हार्ड टुडे, कॉन्कर एनडीए। कितनी प्यारी लाइन है। फ्लाई हाई लाइक एन ऑफिसर, ट्रेन हार्ड टुडे, कॉन्कर एनडीए। तो स्टार्ट करिए, किस बात का इंतजार है ना। आपका सपना है पूरा भी आप ही करेंगे, आपके लिए कोई और ये करने नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा बाबू। ये जो बहुत बड़ा सपना आपने देखा है, बहुत बड़ा लक्ष्य जो आपने निर्धारित करा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो बड़ी करनी पड़ेगी ना, है ना। वो बात सुनी है ना कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो अगर आप खुद को जलाने के लिए, तपाने के लिए रेडी हैं तो आपके अंदर भी वो चमक आएगी। ठीक है, चलिए अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर कभी अगली क्लास या अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।